Hello everyone, welcome you all to the Sports Science Academy. And today we are studying the various topic which is related to biomechanics and kinesiology. That is important for the exam, just like central of gravity, line of gravity, base of support, and its influence on performance. Okay, how does our central gravity changes balance and stability, low and none law, all and none law, line of gravity, रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड स्टैटिक रिफ्लेक्स, ये कुछ टॉपिक्स है जो आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे इन लीवर. राइट, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई से सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड है. वो क्या है? बॉक्स, पेन पेन. सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे मास कंसंट्रेटेड रहे पूरी बॉडी का. A point at which entire mass or weight of the body may be considered to be concentrated. मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिया, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन मास इक्वल रहे सभी साइड में. वो पॉइंट अगर इसको हम बैलेंस करें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो इजीली बैलेंस हो पा रहा है. तो वो जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो सी जी है. अब ये शेप और साइज के साथ में चेंज हो सकता है सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, है ना. सपोज ये इधर की साइड का वेट ज़्यादा है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो इसका सीट जी एकदम सेंटर के होने की जगह थोड़ा सा इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड. तो ये वेट के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, शेप के साइज साथ में, ये सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट पे वेरी कर सकता है. ठीक है, तो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी क्या है? जहाँ पे मास और वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का कंसंट्रेटेड हो. सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्विवेलेंट, राइट. सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इक्विवेलेंट क्यों बोला गया है? देखो, हम जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो अप्लाई होता है, हम बॉडी को एज ए पॉइंट कंसिडर करते हैं जहाँ से डायरेक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होता है. उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और वही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, राइट. जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है. अब ये ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट हम इसको कंसिडर करेंगे जहाँ से सारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा मास का, वेट का, और वहीं से डायरेक्टली ग्रेविटी डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ अप्लाई होगी. तो यही है हमारा सेंटर ऑफ मास, है ना. सी जी इज अ पॉइंट ऑफ बॉडी और सिस्टम अराउंड विच इट्स मास और वेट इज एवरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और बैलेंस, थ्रू विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट होता है इस सिंगल पॉइंट के ऊपर, और हम पूरी बॉडी को एक सिंगल पॉइंट पे कंसिडर करते हैं. और वो पॉइंट में क्या होता है कि हर जगह मास का, वेट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सी जी, सी एम, सेंटर ऑफ मास. और सेंटर ऑफ मास से ही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा, इसी थ्रू, इसी पॉइंट से. ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट और बॉडी इन अ बॉडी और सिस्टम एट विच for certain purpose the entire mass may be assumed to be concentrated. For bodies near the earth this coincide with CG. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास में ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होगा, क्योंकि व्हेन वी आर टेकिंग एनी ऑब्जेक्ट्स एंड इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो जो सेंटर ऑफ मास से कंसिडर किया जाएगा जहाँ पे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो यही सेंटर ऑफ मास में ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अप्लाई होगा. तो कई बार इसको हम पैरेलली इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं. ठीक है, और वहीं से डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होता है, उस पॉइंट से ही डायरेक्टली डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगा. सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, स्टैंड ऐसा, ठीक है, अब ये इसका फोर्स कैसे लगेगा? जहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सपोज, तो यही हमारा डायरेक्टली होगा एम जी. गॉट इट? ऐसे ऑब्जेक्ट में. Now, the force of gravity acts downward through this point where mass is concentrated, है ना. अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें, ये इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट
इतना बड़ा है इसका। अब इसको हम फोर्स ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एक्शन देखें तो एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं। उस केस में यहाँ पे हमने किसको किया, सेंटर ऑफ मास को कंसिडर किया, ठीक है। और वहीं से उसी पॉइंट से फोर्स डाउनवर्ड लगेगा टुवर्ड्स द ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी एट ए सिंगल पॉइंट पे, राइट। तो ये देखो हमारे बॉडी के अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, एक जगह यहाँ पे हमारे कंसनट्रेटर है और ये फोर्स यहाँ से डायरेक्टली लग रहा है डाउनवर्ड। ईच पार्ट है स्मिलर मॉलिक्यूल। अब हम देखो, अगर देखिए अगर बॉडी का एक एक पॉइंट देखें तो हम किस पॉइंट लेंगे, हमारा हेड का अलग पॉइंट होगा, इसलिए हमें एक पॉइंट लेना पड़ता है। इसका सीजी अलग होगा, इसका सीजी अलग होगा, इतने सारे मॉलिक्यूल से मिलियंस ऑफ, किसका सीजी निकालेंगे। तो पूरी बॉडी को हम एक पॉइंट पे कंसिडर करते हैं, इसलिए we cannot find center of gravity of each molecule or cells of body, so that we have considered one single point as a whole, as a representative of whole body, and through this point downward direct the center of gravity applies. Okay, so the force of gravity pulls downward on each of these smaller element, and the sum of the resultant of the force in the total body weight of the object. तो वही हम बोलते हैं बॉडी वेट। जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है हमारी बॉडी का, वही तो होगा बॉडी वेट। ग्रेविटी के थ्रू जो डाउनवर्ड फोर्स है, हम किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो वो क्या बताता है, ग्रेविटी फोर्स बताता है कि हमारे बॉडी से कितना ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है, कितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वही तो वेट है। तो सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स इन द टोटल बॉडी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट that indicate the weight, okay, that indicate the force of gravity, right. The weight act on an object on a point about which the moments of the weight of each of these points sum to be zero, right. CG, the point where the total gravitational torque on a body is zero. अब यहाँ पे जीरो क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारी एक स्टेबिलिटी आ गई है, एक पॉइंट आ गया है वैलेंस का, जहाँ पे टोटल सम ऑफ टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। मतलब देखो यहाँ पे सपोज हमने कोई, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम देखें, कोई ऑब्जेक्ट है ट्रेंगुलर है, ऐसा टिक नहीं पाएगा, ठीक है। इसको हम अगर छोड़ेंगे तो ये स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पे, और ये टिक जाएगा। इसमें अभी क्या देखें तो टॉर्क क्या है, यहाँ पे नॉर्मली जीरो है, यहाँ पे क्या है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा, स्टेबिलिटी अटेन कर चुका है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ऐसा पॉइंट है जहाँ से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेट का, स्टेबिलिटी है वहाँ पर। तो ये आप देख सकते हो, ये सम ऑफ दिया गया है टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक सिंगल वेट का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, अब ह्यूमन बॉडी के इसमें बात अप्लाई करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन हमें फिजिक्स में तो जाना नहीं है, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, ठीक है। होम्स लॉ और ये क्या बोलते हैं ग्रेविटी के लॉज वगैरह, तो ये कितना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, वी हैव टू रिलेट विद द ह्यूमन बॉडी। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पासेस होता है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, लाइज विथिन अ प्लेन डेट पासेस हॉरिजॉन्टली योर बॉडी 1 to 2 इंच बिलो योर नेवल। अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन पे खड़े हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन आपको पता ही है कैसी होती है, ठीक है। उस पोजीशन में अगर हमें, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, जस्ट 1 to 2 इंच बिलो द नेवल, ठीक है। और अगर मेल और फीमेल में देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना। फीमेल में ग्राउंड से 57 सेंटीमीटर अबाव रहेगा और मेल में रहेगा 55 सेंटीमीटर अबाव द ग्राउंड, ये मेल में, और फीमेल में ज़्यादा ऊपर होता है ग्रेविटी, ठीक है। मेल में 57% फ्रॉम द ग्राउंड, इतनी हाइट पे 57, टोटल हाइट सपोज 100 है, 100 टोटल हाइट है, तो मेल के दोनों की हाइट, मेल और फीमेल की सपोज 100 बाई चांस फॉर एग्जांपल 100 इंच की हाइट है, तो यहाँ पे मेल का कितना रहेगा 55 इंच पे और फीमेल का 57 इंच पे अप्रोक्सीमेटली, स्लाइटली हायर, ठीक है। अगर हम आर्म्स को रेस कर देंगे तो 2-3 इंच अप हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
क्योंकि शिफ्ट हो जाएगा वेट। क्या? हाँ हाँ, मैंने उल्टा बता दिया शायद। फीमेल का लोअर होना चाहिए। राइट राइट, फीमेल का, मैंने इसको रिवर्स बता दिया। फीमेल का इसमें लिखा भी है, फीमेल सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्लाइटली लोअर देन मेंस। इसको मैंने उल्टा यहाँ पे लिख दिया है, इसको ऐसा कर लेना। मेल के लिए 57 होना चाहिए, फीमेल के लिए कम होना चाहिए। राइट। फीमेल सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी स्लाइटली लोअर देन मेल्स, राइट, बिकॉज वुमन हैव लोअर पेल्विक ग्रिडल, लार्जर पेल्विक ग्रिडल एंड नैरो शोल्डर्स रिलेटिव टू मैन। देखो ये फीमेल की, ये देखो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इक्वल यहाँ पे सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी है। अब एक ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, और एक ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे शिफ्ट होना चाहिए, डाउनवर्ड। तो फीमेल का जो पेल्विस है वो थोड़ा सा ब्रॉडर रहता है, मेल के कंपेयर में जो पेल्विस देखा जाए फीमेल का वो थोड़ा सा ब्रॉडर ब्रॉडर टाइप का रहता है, ब्रॉडर। तो उसके क्या है कि वेट के साथ में लोअर बॉडी में अगर ज़्यादा ब्रॉडनेस है यहाँ पे ज़्यादा है तो वेट के हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और मेल की बॉडी क्या रहती है, थोड़ी सी नैरो रहती है। पेल्विस का पार्ट देखे स्पेशली, अब ये पेल्विस क्यों ब्रॉडर है, एज अ नेचुरल पार्ट टू गिव बर्थ समवन ऑफ स्प्रिंग, है ना, टू गिव अ न्यू बर्थ। तो दिस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है फीमेल का कि पेल्विस ब्रॉडर है, एंड ड्यू टू दिस ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस द फीमेल सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट लिटिल बिट डाउनवर्ड। ओके। फॉर ईच limb movement the center of gravity entire body shifts slightly in the direction of the movement depend on size and the length। तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, स्टैटिक नहीं है, हमारे मूवमेंट के साथ में चेंज होती है, आपको पता ही है। तो जिस मूवमेंट में हमारा डायरेक्शन रहेगा उस टाइम पे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगी। सपोज हम ऐसे आगे की साइड रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ये इधर की था सपोज तो ये इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इधर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के साइड में शिफ्ट होते जाता है, राइट। अब आगे की साइड झुकोगे तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की साइड झुक जाएगा। आप स्प्रिंटिंग में स्टार्ट ले रहे हो, व्हेन यू टेक ए स्टार्ट इन द इनिशियल फेज, right, your center of gravity is forward, but whenever you just come in the maintenance phase and your body become straight before in during the leaning process, जब आपकी बॉडी सामने की साइड लीन रहेगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे, जैसे जैसे हम ऊपर की साइड होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में शिफ्ट हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के साथ में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है, बाकी साइज और लेंथ भी डिपेंड करता है, ठीक है। सीजी एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होता है, इक्विलिब्रियम। क्या होता है स्टेबिलिटी, देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको, ये ट्रेंगल है, मैंने इसको ऐसे रखा तो क्या स्टेबल रहेगा ये, नहीं। ये कब स्टेबल होगा, जब ये ऐसे होगा। तो स्टेबिलिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है बताइए। सर एरिया ऑफ बेस। हाँ, तो ये क्या होगा, बेस ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे क्यों स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट कम है, और यहाँ पे क्या है, बेस ऑफ सपोर्ट इस पार्ट में बेस ऑफ सपोर्ट क्या है, ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरा है लाइन ऑफ ग्रेविटी, इसके अंदर में आ रहा कि नहीं आ रहा, हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसमें लाइन ऑफ ग्रेविटी आ रहा कि नहीं आ रहा। हाइट ऑफ सीजी, एक पोल है छोटा और एक पोल है बहुत बड़ा, तो जैसे सीजी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी कि बढ़ेगी। सीजी की हाइट अगर ऊपर है, सीधी सी बात है ना, अगर सीजी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो दिस आर द फैक्टर्स, स्टेबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इक्विलिब्रियम और इस ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर हिट हैज बीन डिस्प्लेस्ड, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल पोजीशन पे आ जाना, अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो अपने आप इक्विलिब्रियम पे आ जाना, मतलब ये क्या, अपने आप स्टेबिलिटी आ जाना, इसमें क्या कोई चेंजेस नहीं आएगा स्ट्रक्चर में, उसको हम वैसे के रख देते वैसे वैसे स्टेबिलिटी। जैसे देखो जिसका बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, है ना। अगर पॉइंट ऐसा है बेस ऑफ सपोर्ट कम है तो स्टेबिलिटी कम रहेगी, राइट। तो डिपेंड किस पे करता है, हाइट ऑफ सीजी के ऊपर, लेस विल बी द हाइट, मोर विल बी द सेंटर स्टेबिलिटी,
ठीक है। तो फॉर स्टेबिलिटी द प्लेयर्स लाइक जूडोका, बॉक्सर्स एंड मेनी ऑफ द एथलीट्स lower their CG to increase the stability, wrestlers and all, size of base of support and weight of the object, ये दोनों डिपेंड करता है स्टेबिलिटी। नाउ सपोज देखो, अब आपने देखा होगा इसमें लाइन ऑफ ग्रेविटी का है कि नहीं अलग से, वरना अभी बाद में बताऊंगा, फिर एक मिनट लेट मी चेक। है इसमें लाइन ऑफ ग्रेविटी, चलो बाद में बताऊंगा अभी। हाँ, if the center of gravity is below the base of support, after any displacement of the object will return to its original equilibrium position. What is, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दी ना हमने? हाँ स्टार्ट थी, ओके। डबल मेहनत करनी पड़ती है यार, रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट होती तो। if the center of gravity is below the base of support, after displacement of the object will return to its original position. CG, CG पे क्या होगा, सम ऑफ टॉर्क का क्या होगा, जीरो होगा। मास सेंटरोइड भी बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ मास को, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मास सेंटरोइड भी बोलते हैं। सीजी सेंटर ऑफ मास और मास सेंटरोइड सब इक्विवेलेंट चीजें हैं। सीजी ऑफ परफेक्टली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ होमोजीनियस डेंसिटी इज एक्सटेंड एज एन एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सीजी कैसे शिफ्ट होता है मास और उसके ऑब्जेक्ट के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि मास के साथ में सीजी शिफ्ट हो सकता है, जैसे मैंने आपको ये ऐसा एग्जांपल दिया। अब इसका और सीजी डायरेक्टली सेंटर में नहीं होगा, इसका सीजी थोड़ा सा इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, जिधर की साइड में मास ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। बट ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, सिमेट्रिकल है ऑब्जेक्ट, और उसकी जो डेंसिटी वो भी इक्वल है, यूनिफॉर्म है, तो उसका सीजी क्या होगा, सीजी लाई करेगा ऑब्जेक्ट के सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में। तो सिमेट्री के साथ में भी सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ केस ऑफ होमोजीनियस और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जिसका मास हर जगह इक्वल और डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। इफ मास इज नॉट कांस्टेंट, सीजी शिफ्ट डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर मास, जैसे आपको मैंने बताया, ये ऑब्जेक्ट बताया था, इधर की साइड मास ज़्यादा है तो सीजी किधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, इधर तो होगा नहीं। तो ग्रेटर जिधर की साइड मास ज़्यादा है उधर की साइड में सीजी शिफ्ट होते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। एंड इट कैन बी आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, ओके। लोडिंग सीजी, skilled runners display less vertical oscillation of CG during performance, and vertical oscillation of the CG decreases with age maturation of the runner। अब देखो, जो रनर्स होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं, जो एलाइट एथलीट्स होते हैं, है ना, जिनका मैकेनिकल, उनका क्या होगा, वर्टिकली ऐसा सीजी लेस ऑसिलेट करेगा, मतलब और जो एलाइट एथलीट है उनका सीजी ऐसा रहेगा, ऐसा। एक मिनट, लेट मी स्टार्ट अगेन। मैंने कहने का मतलब क्या है, फ्लक्चुएशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लेस आएगा दोज हु आर एक्सपीरियंस रनर, मैच्योर्ड रनर। अननेसेसरी वो जंप नहीं लेंगे वर्टिकल, अननेसेसरी सीजी का ऑसिलेशन नहीं होगा, स्टेबिलिटी रहेगा, एक यूनिफॉर्म वे में सीजी मूव करेगा इन केस ऑफ एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड रनर। गॉट इट? जस्ट लेट मी स्टार्ट say it again.
wait for just 1 minute. Let's start it. Okay, I mean now. हर्ष, नेटवर्क आ रहा है क्या? सही आ रहा है नेटवर्क? जस्ट 1 मिनट। हाँ, यहाँ तो एक तो मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। चलो स्टार्ट करते हैं अगेन। तो मैंने क्या बोला? द रनर्स हु आर एक्सपीरियंस मैच्योर्ड एलाइट एथलीट्स हैविंग अ लेस ऑसिलेशन ऑफ सीजी, लेस वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अननेसेसरी जंप करके फ्लक्चुएशन नहीं होता सीजी का, मोर यूनिफॉर्म, मोर स्टेबल, और धीरे से देखा जाए तो सीजी का जो चेंजेस है वो लेस ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट मतलब जो चेंजेस आते हैं टाइम के साथ में, ठीक है, सीजी में वो ज़्यादा हमने देखने को नहीं मिलता। किसमें? एक्सपीरियंस रनर में। गॉट इट? हेलो हेलो, टेस्ट लो। ठीक है, ओके। स्क्रीन दिख रही है सबको? एग्जाम्पल से कुछ कुछ जंपर और एलोय बोथ बॉडी लीन and body flexion just before takeoff to lower CG and support foot contact time. In long jump, see, better athlete maintain in long jump. What happen? How does athlete manipulate CG? Better athlete maintain a normal sprinting stride with center of gravity relative constant throughout the second last step. सेकेंड लास्ट स्टेप तक। फिर लास्ट में जो पेनल्टीमेट स्ट्राइड होता है, तो लास्ट सेकेंड स्ट्राइड को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट स्ट्राइड। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं दिख रही? स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही? ओके ओके, एक मिनट, मैंने शेयर नहीं किया। व्हाट इज द लास्ट सेकेंड स्टेप ऑफ एनी जंप और टेक ऑफ? दैट इज ए पेनल्टीमेट स्ट्राइड। उसमें हम क्या करते हैं? सीडी एथलीट क्या करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज करता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना रहता है। हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है उसको वर्टिकल या फिर उसके हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द इवेंट उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे हाई जंप हो गया, ठीक है, लॉन्ग जंप हो गया, इसमें क्या है? सीजन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो वर्टिकल दौड़ते दौड़ते आ रहा है, मोमेंटम में वेलोसिटी है वर्टिकल, उसको लास्ट पेनल्टी में स्ट्राइड करके टेक ऑफ लेके उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो देखो, बेटर एथलीट मेंटेन अ नॉर्मल स्प्रिटिंग स्ट्राइड विथ सीजी रिलेटिवली कांस्टेंट थ्रू सेकेंड लास्ट स्टेप। तब तक कांस्टेंट रहेगा सीजी ड्यूरिंग द लास्ट स्टेप। ठीक है, दे मार्क लोअर सीजी हाइट देन इंक्रीज सीजी हाइट गोइंग इनटू द जंप।
तो ऐसा चेंजेस होगा, उसको बोलेंगे पेंटल्टीमेट स्ट्राइड। पोल वॉल्टर में भी अगर हम देखें, देर इज अ प्रोग्रेशन ऑफ इवेल्युएशन ऑफ सी जी फ्रॉम थर्ड लास्ट स्टेप थ्रू आउट इट सेल्फ, थ्रू टेक ऑफ इट सेल्फ, एंड अदर रिसर्च से बेटर एथलीट में लास्ट सेकंड स्टेप। तो क्या होता है इसमें सी जी। अब रीजन क्या है, ये जो लास्ट स्टेप में है सी जी को लोअर क्यों किया जाता है, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। लॉन्ग जंपर्स, पोल वॉल्टर्स, ये सब इसको क्यों करते हैं, द रीजन इज लोअरिंग द सी जी just before the takeoff. Why athletes lower the CG? Yes, the reason is lowering the CG prior to takeoff enables the athlete to lengthen the vertical pathway. ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा, जैसे हमें सीजी कोई हाइट है। अरे यार ये स्क्रीन को क्या हो जाता है यार, ये नेटवर्क का पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है। यार अब आईआईटी में भी नेटवर्क का नहीं सही चल रहा, तो फिर कहाँ चलेगा बताओ, वाईफाई है। टेक्नोलॉजी हटा देना चाहिए नाम के आगे से, क्यों। एक काम करता हूँ मैं, इसको आधी तो रिकॉर्डिंग हो गई है, इसको मैं कोई कंप्लीट करके भेजता हूँ। एक मिनट, चलो आ गया।
लैपटॉप फोड़ दूंगा मैं। Just I am completing the recording, and after just completing the recording I will upload it, okay, within itself today. चलो अभी स्टार्ट हो चुका है। अब कभी बंद हुआ तो क्या करेंगे, आप सब लीव कर देना और मैं उसको रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग को देख लेना। अभी ये चालू हो चुका है, अगर आप बंद होता है तो ठीक है, आपने लेफ्ट कर देना और मैं रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा और फिर जस्ट तुरंत यूट्यूब पे से देख लेना, ओके। चलो तो अभी देखते कंटिन्यू करते हैं। अगर स्क्रीन बंद हो तो बताना मेरे को तुरंत। इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट पोस्ट, हाँ स्टार्ट ही था। सीजी, हाँ तो लोअरिंग सीजी क्यों करते हैं, तो लोअरिंग द सीजी प्रायर टू टेक ऑफ enables the athlete to lengthen the vertical pathway or which the body accelerate during takeoff and thus facilitate the high vertical velocity to take off। ये रीज़न है, आप देख सकते हो क्यों करते हैं लोअरिंग सीजी। एथलीट वर्टिकल पाथवे को लेवरिंग कर सके, लेंथनिंग कर सके, जिससे क्या हो सकता है, और विच द बॉडी इज एस्केलेटेड ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड दस फैसिलेट द हाई वर्टिकल वेलोसिटी एट द टेक ऑफ, राइट। ये रहा रीजन, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, लेंथनिंग द वर्टिकल पाथवे और विच द बॉडी इज एक्सलेटेड ड्यूरिंग द टेक ऑफ। सीजी कैसे निकाला जाता है, सेगमेंटल मेथड है। सीजी निकालने का सेगमेंटल मेथड है, नाम याद रखना है, तरीका जानने की जरूरत नहीं है ना। एक एक बॉडी पार्ट का एस्टिमेटिंग द, अब सेगमेंटल मेथड होता क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका है। इसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग बॉडी के पार्ट का निकल के सम अप कर लेते हैं। एस्टिमेटिंग द टोटल बॉडी सीजी फ्रॉम द प्रोजेक्टेड फिल्म इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज सेगमेंटल इमेज। ये देखो ऐसा सेगमेंट बनाया जाता है ह्यूमन बॉडी का, ऐसे जैसे डायग्राम होता है ऐसा सेगमेंट बनाया जाता है, उससे एक सीजी निकाला जाता है, ठीक है। ये सेगमेंटल मेथड, फिल्म इमेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज सेगमेंटल मेथड, राइट। The product of each body segment CG location and its mass are summed and subsequently divided by the sum of all the segmental total body mass and locating the CG। चलो सेगमेंटल मेथड ध्यान रखना, इसका आगे जाने की जरूरत नहीं हमें। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, स्टेबिलिटी क्या होता है, मैकेनिकली एज ए रेसिस्टेंस टू लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन और रेसिस्टेंस टू डिस्ट्रप्शन इन द इक्विलिब्रियम। स्टेबिलिटी मतलब क्या है, रेसिस्टेंस, जैसे इनर्शिया था कि जब तक कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे जब तक कोई मूवमेंट नहीं होगा, वैसे स्टेबिलिटी क्या है कि ये रेसिस्टेंस है चेंजेस के लिए, कि इस पर कोई टॉर्क ना लगे। सपोज देखो ये ऐसा है ऑब्जेक्ट, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, मतलब अगर इस पर मैं ऑब्जेक्ट फोर्स लगूंगा या टॉर्क लगाऊंगा तो इसका रेसिस्टेंस कम है कि ये खुद को रोक पाएगा डिस्टर्ब होने से। इस केस में क्या है, स्टेबिलिटी इज लेस, राइट। मतलब क्या है, इट्स रेसिस्टेंस फॉर द एक्सेलरेशन और रेसिस्टेंस टू डिस्टर्बेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। बैलेंस एंड यूजुअल एबिलिटी टू कंट्रोल द इक्विलिब्रियम, राइट। यही है बैलेंस, इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करना, बैलेंस को कंट्रोल करना, मेंटेन करना इक्विलिब्रियम को। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स जो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस,
सिंपल सी बात है, नो नीड टू एक्सप्लेन। ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। स्मूथ स्लीपर पहन के चले जाओगे तो स्लिप हो जाओगे। ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट और मेंटेनिंग द मोशन। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, स्क्रीन स्टॉप हो चुकी है। यू कैन लीव नाउ, आई जस्ट अपलोडिंग द वीडियो। ओके, यू कैन लीव नाउ एवरीवन। आफ्टर दिस आई एम जस्ट अपलोडिंग एंड कंटिन्यूइंग दिस रिकॉर्डिंग। ओके, इसको लैपटॉप से बंद कर रहा हूँ। एवरीवन यू कैन लीव नाउ। स्क्रीन ऑफ होगी ना? ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो बेस ऑफ सपोर्ट, सेकेंड फैक्टर है F इजिकल टू एम है। जिससे मास इंक्रीज होगा द रिक्वायर्ड फोर्स टू प्रोड्यूस एस्केलेशन विल बी एरियर। तो ज़्यादा मास ज़्यादा स्टेबिलिटी, लेस मास लेस स्टेबिलिटी। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, मार्कर या कोन है, जिसका वेट बहुत लेस है, तो एयर हल्की सी आएगी, इसको स्टेबिलिटी को बिगाड़ देगी। और अगर मास ज़्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा ताकि ये चेंज कर सके, इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। वैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी भी इट्स समहाउ रिलेटेड टू इनर्शिया। बेस ऑफ सपोर्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस बेस ऑफ सपोर्ट। इसमें क्या होगा, बेस ऑफ सपोर्ट में क्या देखने को मिलेगा हमें कि ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट रहेगा तो ज़्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। और ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट से क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कितना कॉन्टैक्ट है बॉडी का पार्ट, राइट। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉडी मास अगर मूव हो जाता है बेस ऑफ सपोर्ट से, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बॉडी वेट मूव्स आउटसाइड द बेस ऑफ सपोर्ट, उससे क्या होता है, ग्रेविटी बढ़ जाती है। जैसे सपोज हमने क्या किया, एक हाथ में बकेट उठाई, ठीक है, तो अब क्या हुआ, बकेट की वजह से क्या हुआ, हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है वो साइडवर्ड हो गया। हम इसको मेंटेन करते हैं एक आर्म्स को लिफ्ट करके, क्यों, ताकि वो जो लाइन ऑफ सपोर्ट है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो हमारी शिफ्ट हो जाए और बेस स्टेबिलिटी आ जाए। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन है, ह्यूमन बॉडी की लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे लाइन ऑफ एक्शन है ये, ठीक है, ऑफ बॉडी वेट मूव्स आउटसाइड द बेस ऑफ सपोर्ट। अब ये अगर बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर आ जाती है लाइन ऑफ एक्शन, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हम साइडवर्ड बेंड हो जाए या हमने एक साइड ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लिया तो लाइन ऑफ एक्शन हमारी शिफ्ट हो गई है, ये बेस ऑफ सपोर्ट ये है और लाइन ऑफ एक्शन इधर आ चुकी है। तो इसको शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है। अ टॉर्क इज क्रिएटेड डेट टेंड टू कॉज एंगुलर मोशन ऑफ द बॉडी एंड डिस्टर्बन स्टेबिलिटी विथ CG फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, राइट। तो ये है लाइन ऑफ एक्शन, इफ शिफ्ट एनी साइडवर्ड तो स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी लाइन ऑफ एक्शन के ऑफ बॉडी के चेंज होने की वजह से। तो ग्रेटर द बेस ऑफ सपोर्ट और लेस लाइकली ऑकरिंग दिस, अगर ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट रहेगा तो लाइन ऑफ एक्शन का जो डिस्टर्बन स्टेबिलिटी का ये कम होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, जैसे स्प्रिंटर्स और मार्शल आर्टिस्ट क्या करते हैं, अपना वाइड स्टांस बनाते हैं ताकि स्टेबिलिटी बन सके। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लोकेशन ऑफ CG एंड बेस ऑफ सपोर्ट, अब इनके बीच में जो डिफरेंस कम रहेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सपोज अगर आप बेंड हो सामने, ठीक है, ये बेस ऑफ सपोर्ट हो गया और CG हो गया। क्लोजर द हॉरिजॉन्टल लोकेशन ऑफ CG is to boundary of the base of support, smaller force required to push it outside the base of support and they disturbing equilibrium। ठीक है, तो ये है, अगर यहाँ पे क्या हुआ, CG है, ये CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये बेस ऑफ सपोर्ट है हमारी बॉडी का, अगर ये क्लोजर रहा, द क्लोजर द हॉरिजॉन्टल लोकेशन ऑफ CG is to boundary of the base of support, smaller the force required to push it outside the base of support and disrupting occur, got it। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी लेस रहेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके बीच का डिस्टेंस डिसाइड करता है स्टेबिलिटी, दिस इज द सेकेंड फैक्टर, राइट। हाइट ऑफ CG एंड रिलेटिव बेस ऑफ सपोर्ट, ये देखो यहाँ पे सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी हाइट अगर बढ़ेगी तो जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी।
अगर हाइट कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सेकेंड थिंग वेरी इजी, ग्रेटर द पोटेंशियलिटी डिस्ट्रप्टिव टॉर्क क्रिएटेड इफ द बॉडी अंडरगो एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाइट इंक्रीज बनने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, थोड़े से फोर्स की वजह से स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेबिलिटी। और सेकेंड है न्यूरोमस्कुलर फैक्टर। तो आपको काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन एंड न्यूरोमस्कुलर फैक्टर आपको पता ही है। तो ये फैक्टर्स है जो स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। क्या क्या स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे? बेस ऑफ सपोर्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स, फ्रिक्शन, मास, height of CG related to base of support, and horizontal location of CG. तो these are the factors that decide the base of support. लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ये एक हमारी बॉडी है, यहाँ से CG जा रहा है तो एक ऐसी लाइन जाएगी, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन passes through CG. इमेजनरी वर्टिकल लाइन पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू इट्स ग्राउंड सरफेस और ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्टली CG से लाइन पास करते हुए जाती है, इमेजनरी लाइन, उसको लाइन ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, द क्लोजर द लाइन ऑफ ग्रेविटी इज टू सेंटर ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट द बेटर द बैलेंस ऑफ द पर्सन। अब ये देखो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये बॉडी है सपोज। अब ये क्या है? सेंटर लाइन है, ठीक है, सेंटर ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट। तो ये बेस ऑफ सपोर्ट का ये क्या है सपोज? सेंटर पार्ट, ये CG, ठीक है, लाइन ऑफ ग्रेविटी, और ये बेस ऑफ सपोर्ट है। तो ये अगर एक ही लाइन में रहा, क्लोजर रहा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी। पर अगर ये बिगड़ गया, लाइन ऑफ ये साइडवर्ड चली जाती है सपोज, है ना, ये ऐसे इस वे में लाइन ऑफ ग्रेविटी चली जाती है, और बेस ऑफ सपोज शायद ऐसा है, बेस ऑफ सपोर्ट ऐसा है, तो ये क्या रहेगा? यहाँ पे स्टेबिलिटी कम रहेगी। तो यही है लाइन ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट का रिलेशनशिप। द क्लोजर द लाइन ऑफ ग्रेविटी इज टू द सेंटर ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट के क्लोजर रहेगा, ठीक है, दोनों चीज़ें, दोनों लाइन क्लोजर रहेगी, बेस ऑफ सपोर्ट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज क्लोजर, बेटर बैलेंस रहेगा। शॉर्टर लाइन ऑफ ग्रेविटी, बेटर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अप्रोक्सीमेटली एंटेरियर सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा। ये एनाटॉमिकल पोजीशन पे अगर हम देखें तो एनाटॉमिकल में कैसे बताएंगे कि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लोकेट है? तो यू कैन से इट लोकेटेड एट एंटेरियर टू द सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा। What is the position of center of gravity? Anatomically, how we can define it? Anterior to the second sacral vertebra. नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने पढ़ लिया, स्टेबिलिटी इन बैलेंस इक्विलिब्रियम सारी चीज़ें पढ़ ली है। एंड नेक्स्ट इज लॉ और अनलॉन लॉ, लॉ ऑल और नॉन लॉ, सॉरी इसको बोलते वक्त गड़बड़ हो जाती है। फर्स्ट इसको इस्टेब्लिश किया था हेनरी पी बाउडिच ने 1871 में। इसने हार्ट मसल्स के ऊपर देखा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो भी मसल्स है एक सिंगल मोटर यूनिट में, अगर वो कंट्रैक्ट होगी तो सारी होगी, वरना कोई नहीं होगी, ठीक है। व्हेन स्टिमुलेट इज अप्लाइड, वट एवर मे बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स गिव्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स और इट डज नॉट रिस्पॉन्स एट ऑल। तो वट एवर द मोटर यूनिट मसल फाइबर कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर मोटर यूनिट, इफ एनी फोर्स इज अप्लाइड, अगर कोई भी फोर्स आएगा, स्टिमुलस आएगा, तो इसमें जितनी भी मसल्स है वो कंट्रैक्ट होगी या नहीं होगी कोई भी। तो ये है लॉ ऑल और नन लॉ। बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू, that is the strength of the stimulus is not adequate, the muscle does not respond, so it requires some threshold values to work, to create any action it requires some threshold value। suppose अब ये पेपर है, इसको इधर की साइड पुल कर रहे हो, तो आप फोर्स लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, ये कोई इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फटा नहीं, पर ऐसा पॉइंट आया जिसमें ये अचानक से फट गया, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे अगर स्टिमुलस अगर मिनिमम रहा एक रिक्वायर्ड के हिसाब से, तो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएगा और जो मसल्स फाइबर है वो एक्शन में आ जाएगी, तो इसको बोलेंगे ऑल और नन लॉ। वेदर इट विल कम इन एक्शन और इट विल नॉट कम इन एक्शन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। ओके, वीक स्टिमुलस रहेगा तो नो रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इस रिस्पॉन्स। रेसिप्रोकल इनिबिशन क्या होता है? व्हेन वी डू एनी वर्कआउट, एनी एक्शंस, तो द मसल्स विच आर कंट्रैक्ट and there may be another muscles which relax to execute these muscles in a coordinate way. One muscles play a role of agonist and another muscle may play a role of antagonist, so that is a रेसिप्रोकल इनर्वेशन। तो जब स्टिमुलस आता है
स्टिमुलस आता है बॉडी पे, तो एक मसल्स पे जाता है इसको कंट्रैक्ट करने के लिए, एट ए सेम टाइम अनदर फायरिंग होती है इसको रिलैक्स करने के लिए। तो एक्साइटेशन यहाँ पे होगा और यहाँ पे इनिबिशन होगा एट ए सिंगल टाइम। अब ये एक्साइट करेगी, कंट्रैक्ट करेगी, तो इसको इनिबिट करना जरूरी है, इसको रिलैक्स होना जरूरी है, तभी तो ये मूवमेंट हो पाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ वन ग्रुप ऑफ मसल इज एसोसिएटेड विद इनिबिशन ऑफ अनदर। मतलब एक मसल्स कंट्रैक्ट होगी, एक्साइट होगी, तो दूसरी मसल्स को रिलैक्स होना पड़ेगा, तभी मूवमेंट पॉसिबल है, राइट। तो ये है रेसिप्रोकल इनिबिशन। सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्स क्या होता है? अब जब हम वॉकिंग करते हैं तो इसमें ये काम होता है इसका। इट इज इसेंशियल ड्यूरिंग वॉकिंग वन लेग फ्लेक्सर मसल्स एक्टिव, एक्सटेंसर इनिबिट। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सपोज वन लेग है, एक लेग है उसमें एक्सटेंसर मसल्स क्या है, जो भी एक्सटेंसर मसल्स वो क्या कर रही है, कंट्रैक्ट हो रही है, तो फ्लेक्सर मसल्स यहाँ पे रिलैक्स होगी, है ना। तो ये मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने है। अनदर लेग में भी देखे फ्लेक्सर इनिबिट, अनदर एक्सिट। तो यहाँ पे हमारे लेग भी अल्टरनेट चलते हैं ना, एक आगे पीछे है, इस वाले में लेग में ये वाली मसल्स एक्टिव है, तो इस वाले मसल्स में क्या होगा, यहाँ पे ये वाली रिलैक्स रहेगी, इसमें ये वाली एक्टिव रहेगी और ये वाली रिलैक्स रहेगी, है ना। तो फ्रंट बैक, तो ये क्या है, रिलैक्सेशन इन एक्साइटेशन इनिबिशन ऑफ मसल्स है, फ्लेक्सर एक्सटेंशन का और एक्सटेंशन फ्लेक्शन का। तो इसको बोलेंगे सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्स। ये ऑटोमेटिकली होता है हमारे लेग्स में, ठीक है। इसमें रेसिप्रोकल इनिबिशन के काम के जो सिस्टम है वो अप्लाई होता है वर्क। फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन ऑफ सेम लेग नॉट एक्टिव साइमल्टेनियसली, इट इज नॉन एज क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। Flexor and extension of same leg not active simultaneously, it is known as crossed extensor reflex. It is due to reciprocal inhibition and neural mechanism responsible for the reflex is called Sherrington reciprocal innervation. Got it? It is postulated as Sherrington, hence it's called Sherrington law of reciprocal innervation. According to this law, what it says, the reciprocal inhibition is due to segmental arrangement of afferent and efferent connection in the spinal cord. तो यही है Sherrington law of reciprocal innervation. ओके, वन मसल रिलैक्स, पर लेग्स में क्या होगा कि हमारी मसल्स है जो कंट्रैक्ट रिलैक्स होती है, ठीक है, उसका अल्टरनेशन होता है। राइट। सो व्हेन वी आर रनिंग, तो यहाँ पे सपोज हमारा एक लेग है, सेम लेग है, उसका जो एक्सटेंसर है और फ्लेक्सर मसल्स है, राइट, एक्सटेंसर फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स है, वो सेम टाइम पर एक्टिव नहीं रहती, नॉट एक्टिव साइमल्टेनियसली, इज नॉन एक्स क्रॉस लेग रिफ्लेक्स, एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। ओके, अगर ये एक टाइम पे दोनों रहेगी तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेम रेसिप्रोकल इनिबिशन वाले सिस्टम जो लो होता है उसमें अप्लाई होता है ना। नए न्यूरल मैकेनिज्म, इसको क्या बोलेंगे, सेरिंगटन रेसिप्रोकल इनर्वेशन। क्यों? क्योंकि इसने दिया था इसलिए। तो सेम थिंग इज देयर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट। दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑल और नन लॉ एंड स्टेबिलिटी एंड ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।